मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ हिलाया है, कुछ ऐसा आप हाथ हिलाने का मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम, हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहें। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। हाँ जी, अच्छा, ये जरा हम जरा साउंड भी चेक करें। आपको आवाज क्लियर आ रही है? आवाज ठीक नहीं आ रही? ठीक आ रही है? आप में आवाज आ रही है? ठीक है। अपने अपने मोबाइल फोन की लाइट्स ऑन करें जरा, जहां तक आवाज जा रही है, ताकि पता चले कि कहां तक आवाज जा रही है। सारे अपने अपने मोबाइल फोन की लाइट्स ऑन करें। अजी दिल पख्तानो दे पख्तानो दिल ना सोचा तो कहीं लाल मेरी बद सब लाइट्स ऑन करे। लाल मेरी लाल मेरी बद रखियो बला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी। وطن دې د
जितना मैं इमरान खान जितना दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना जितना मैं इमरान खान जितना दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना जित जावे साडी तहरीक अज मेरा जी करदा ए इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं जी करदा ए कप्तान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं जी करदा ए मुल्क च आपां इंसाफ लियाउणा ए चोरां दे माइक माइक मैं आखिर में एक शेर हमेशा कहा करता हूं, खान साहब आ गए हैं। उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे उम्रा के दरो दीवार को हिला दो, गरमाओ गरीबों का लहू सोजे यकी से, कुंजश के फिरो माया को शाही से लड़ा दो। आता है सुल्तानिये जमहूर का जमाना, जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। अच्छा जी बताए बता। अच्छा यहाँ कितनी बड़ी तादाद में खवातीन है और यहाँ पे लड़के कितने हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज नहीं आ रही आपकी? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए आपने ये लगातार करना है, मैं एक बार बोलूंगा लेकिन आपने लगातार करना है, लेकिन ऊंची आवाज में। ला इलाहा इल्लल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। अब से कुछ ही देर के बाद इमरान खान साहब यहां पहुंचने वाले हैं। वो बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, बस चंद लम्हों में वो स्टेज पर होंगे। और आज मुल्तान आपने बताना है कि किस तरह जिंदा दिलाने मुल्तान अपने कप्तान का इस्तकबाल करता है और किस तरीके से ये अजीम कौम अपने एक अजीम लीडर का इस्तकबाल करती है। तो तैयार हो मुल्तान? माशाअल्लाह। रिजवान भाई क्या हाल है? हर जगह पहुंचते हैं आप, पूरा पाकिस्तान फिर रहे हैं। हाँ पूरा पाकिस्तान फिर रहे हैं रिजवान भाई। बस इमरान खान साहब यहां पहुंचने वाले हैं।
हमारा डीजे जरा स्लो है आज। कौन सा गाना सुने? आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी सितों की शान बनेगा नया पाकिस्तान जब आएगा इमरान सबकी जान। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि हम इलेक्शन में यकीन रखते हैं। डीजे ने खुद से चलाया है, लेकिन मैं आपको 3 ऑप्शंस दे रहा हूं, आपने वोट करना है। अच्छा, पहला ऑप्शन है जुनून, दूसरा ऑप्शन है अबरारुल हक इंपोर्टेड सरकार नामंजूर, तीसरा ऑप्शन है लड़ो मुझे। फिर फैसला हो गया कि इन तीनों में से आपने सुनना है इंपोर्टेड सरकार नामंजूर, जनाब अबरारुल हक। ये जो इंपोर्टेड सरकार है, घुस बैठी है, जो घुस कर बैठ गए हैं मसनद पर, कुर्सी पर, क्या ये मुहिब्बे वतन है या गद्दार है? इंपोर्टेड सरकार नामंजूर, नामंजूर, ये इंपोर्टेड सरकार नामंजूर, नामंजूर, इंपोर्टेड सरकार नामंजूर, नामंजूर, ये इंपोर्टेड सरकार नामंजूर, नामंजूर। घुस बैठियो मुल्तान तैयार हो। नीचे उतरो कुर्सी से, नीचे उतरो मसनद से, नीचे उतरो कुर्सी से। ये मसनद है कोई खेल नहीं, मेरा देश तेरी एक साथ मिलके तुम बिक जाते हम काउंटडाउन करेंगे। ये लोग ना मेरा फरसेल नहीं, हम काउंटडाउन करेंगे मेरे साथ मिलके। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इमरान खान। असीम कौम के असीम लीडर, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, इमरान करेंगे आज के इस पुरवकार जलसे का अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तर्जुमा, कसम है वक्त असर की कि इंसान नुकसान में है, मगर वो लोग नहीं जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे और आपस में हक बात की ताकीद और सब्र की तलकीन करते रहे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो। आए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा
सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। हजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नातिया कलाम पेश करने के लिए जो मुजफ्फर वारसी साहब का नातिया कलाम है वो पेश करेंगे जनाब खालिद लोधी साहब। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, कमाल खल्लाक ज़ात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसकी, बशर नहीं अज़मत बशर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, वो शरह अहकाम में हक ताला, वो खुद ही कानून खुद हवाला, वो खुद ही कुरान खुद ही कारी, वो आप महताब आप हाला, वो अक्स भी और आईना भी, वो नुक्ता भी खत भी दायरा भी, वो खुद नजारा है खुद नजर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, शऊर लाया किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया, दिया भी कामिल निजाम उसने, और आप ही इनकलाब लाया, वो इल्म की और अमल की हद भी, अजल भी उसका है और अबद भी, वो हर जमाने का राहबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे। मुजफ्फर वारसी का कलाम पढ़ा जनाब खालिद लोधी साहब ने। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का कौमी तराना। Zami
रिसालत, नारे हैदरी, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम आगे बढ़ेंगे अब से ठीक 5 मिनट के बाद इमरान खान का है खिताब। तैयार हो मुल्तान। जहां तक आवाज जारी है वो पीछे तक अपने अपने फोन निकालिए और उसकी लाइट ऑन करें। जहां तक मेरी आवाज जारी है पीछे तक सारे मिलके एक साथ। झूले लालन ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी मत रखियो भला झूले लालन। सुंदड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। दमादम मस्त कलंदर, सखी शहबाज कलंदर। हो लाल मेरी, ओ लाल मेरी। मैं दावत खिताब देने जा रहा हूं इमरान खान के टाइगर सूबाई असेंबली PP 217 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाते हैं जनाब मखदूम सैन हुसैन कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीनतुल औलिया, शुक्रिया। आपने एक मर्तबा फिर ये साबित कर दिया कि मुल्तान कल भी इमरान खान का था, मुल्तान 20 मई को भी इमरान खान का था, मुल्तान आज भी इमरान खान का है और इंशाअल्लाह 17 तारीख को भी मुल्तान इमरान खान का होगा। मुल्तान वालों गवाह रहना, ये औलिया की धरती, ये मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों की धरती, ये कभी लोटों का साथ नहीं देगी, ये हक का साथ देगी, ये सच का साथ देगी और ये हकीकी आजादी का साथ देगी। जहां मैं मुल्तान आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं, वहां इमरान खान साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने मुझे PP 217 की टिकट देके एक MPA की सीट नहीं दी, लेकिन आपने मुझे इस हकीकी आजादी में अपना सिपाही चुन लिया। शुक्रिया खान साहब। जैसे मैंने हमेशा इस इलेक्शन कैंपेन में कहा है, आज आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं फिर ये बात दोहराना चाहता हूं कि ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं। 17 तारीख को हमने एक MPA का इंतखाब नहीं करना, 17 तारीख को आपकी दी हुई पर्ची ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना है। मैं यहां पर एक सीट जीतने नहीं आया। खान साहब, मुझ पर आपने मेहरबानी की थी। 2018 में आपने मुझे कौमी असेंबली की टिकट दी थी और इस मुल्तान की गयूर अवाम ने मुझे कौमी असेंबली में इलेक्ट किया था। मैं आज भी अगर इधर खड़ा हूं तो बतौर मेंबर कौमी असेंबली के खड़ा हूं, तो मेरा हसूल MPA की सीट नहीं। अगर मैंने कौमी असेंबली की सीट छोड़कर PP 217 में आपके हुक्म पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है तो MPA बनने के लिए नहीं। मैं अगर ये इलेक्शन लड़ रहा हूं तो इमरान खान साहब आपके फलसफे के दिफा के लिए, आपके मंशूर के दिफा के लिए, इस नौजवान के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क के गरीब की आवाज बनने के लिए और आपके बयानिए को घर घर पहुंचाने के लिए। इस इलेक्शन कैंपेन में
खान साहब, मैंने वादा किया था इस हल्के की आवाम से कि मैं घर घर जाऊंगा, मैं गली गली जाऊंगा, मैं यूसी जाऊंगा और मैं इमरान खान का पैगाम पहुंचाऊंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब ये इलेक्शन कैंपेन अपने इख्तिताम पे है, खान साहब इंशाअल्लाह मुल्तान के लोगों का जज्बा आपको बताएगा कि आपका पैगाम इनके घरों में पहुंच गया, आपका पैगाम इन तक पहुंच गया और अब ये हकीकी आजादी के असूल के लिए इंशाअल्लाह 17 को निकलेंगे और बल्ले के निशान पर मोहर लगाएंगे और इंशाअल्लाह 17 को बल्ले पे मोहर लगाकर ये सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि आपके उस नजरे को कामयाब कर रहे होंगे और ये पाकिस्तान को कामयाब कर रहे होंगे। खान साहब, आज हमारे मुल्क में और हमारे मुल्क की सियासत में लोटाइज्म आ चुका। आज ये पहली दफा पाकिस्तान में ऐसा हुआ कि एक मुंतखब हुकूमत को अमेरिकन डॉलर के जरिए लोगों का जमीन खरीद के उनकी वफादारी बदल के उनका जमीन खरीदा गया और हुकूमत को गिराया गया। लेकिन हम इस लोटाइज्म के खिलाफ लड़ने आए हैं। आज हम जब बल्ला थामे 17 तारीख को हमेशा के लिए इस लोटाइज्म को खत्म कर देंगे। खान साहब, ये जो 25 लोटे हुए हैं, जितना इन्होंने पाकिस्तान की सियासत को खराब किया है और जितना इन्होंने डैमेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किया है, पहले हमें किसी ने ही नहीं किया और इसी को लड़ने के लिए इंशाअल्लाह हम मैदान में उतरे हैं। इमरान खान साहब, मेरा PP 217 में इलेक्शन लड़ने का मकसद आपको ये दिखाना था कि आपका ये सिपाही, आपका ये टाइगर आपके इस नजरिए पे आज भी खड़ा है और मैं अकेला नहीं खड़ा। इंशाअल्लाह मुल्तान का हर बेटा, मुल्तान की हर बेटी, मुल्तान की हर माँ, मुल्तान का हर गयूर शहरी इंशाअल्लाह आपकी इस हकीकी आजादी के हसूल के लिए लड़ने और मरने को तैयार है और इंशाअल्लाह 17 तारीख को हम साबित करेंगे कि जनूबी पंजाब के लोगों में वफा है। आपने जनूबी पंजाब के लिए जो कुछ किया, हमारे लिए सेक्रेटेरिएट बनाया, हमारे लिए रूल्स ऑफ बिजनेस अमेंड की और हर मुमकिन कोशिश की कि हमें हमारा सूबा मिल सके, तो इंशाअल्लाह हम भी वफा करेंगे और हम भी बल्ले के निशान पर मोहर लगा के आपको कामयाब करेंगे। खान साहब, मैं आखिरी 2 बातें करके आपसे ज्यादा दे रहा हूं। इस इलेक्शन कैंपेन में मेरा मुकाबला किसी एक उम्मीदवार से नहीं था। इस इलेक्शन कैंपेन में मेरा मुकाबला पूरी पंजाब की हुकूमत से था, हमजा शहबाज से था, यूसुफ रजा गिलानी से था, PDM की क़यादत से था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने डट के उनका मुकाबला किया। आपके इल्म में है कि मेरे हल्के में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, तब ना PDM थी, तब ना ये लोटों का मुकमुका था, तब ना ये चोरों की करप्शन की इनकॉर्पोरेशन थी, लेकिन तब भी PP 218 में हमने इनको शिकस्त दी थी और 17 को PP 217 में भी इंशाल्लाह इनको शिकस्त देंगे। तो मैं खान साहब आखिर में आपका शुक्रिया अदा करते हुए, जिस तरीके से आपने इस कैंपेन को चलाया है, जिस तरीके से आप पंजाब के तुलो अर्ज में गए हैं और आपने अपना मौक़िफ़ बयान किया है, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपसे वादा करता हूं कि आपके ये सिपाही आपके पीछे खड़े हैं और इंशाअल्लाह 17 को भी खड़े होंगे, बल्ले के निशान पर मोहर लगाएंगे, आपको कामयाब करेंगे, आपके नजरिए को कामयाब करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब करेंगे और इंशाअल्लाह इसमें पाकिस्तान की जीत होगी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तुम बिक जाते हो मंडी में, कप्तान मेरा फॉर सेल नहीं, इसके टाइगर फॉर सेल नहीं, ये यूथ मेरी फॉर सेल नहीं, ये कौम मेरी फॉर सेल नहीं। कल इमरान खान साहब ने अपने खिताब में एक बात की थी रेडियो आकाशवाणी के हवाले से। 1965 की जंग में भारत आकाशवाणी रेडियो से, ऑल इंडिया रेडियो से भरपूर प्रोपेगेंडा कर रहा था, झूठ बोल रहा था और उन झूठों की दुर्गत लगाने के लिए रेडियो पाकिस्तान ने
ये एक शेर जो है तलकीन शाह, इशफाक अहमद और बाकी सब जो भी आते थे रेडियो पे वो पढ़ते थे। इमरान खान साहब ने तशबीह दी आकाशवाणी रेडियो को मरियम नवाज से, जिस तरह से वो झूठ बोलती है। शेर सुनिए, झूठ बोलनी है झूठिए आकाशवाणी है, झूठ बोलनी है झूठिए आकाशवाणी है, कदी सच भी ते बोल उठ पुट जानिए। अच्छा मुल्तान, हाथ उठा के बताएं आप तैयार हैं? तो मेरे साथ मिलके, क्योंकि इंतजार की घड़ियां अब खत्म। मोबाइल फोन की लाइट्स लगा ले, जहां तक आवाज जा रही है सब मिलके करेंगे कप्तान का इस्तकबाल। माशाअल्लाह, आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में हाँ और अभी थोड़ी देर में इमरान खान साहब खिताब करेंगे। इस वक्त बात करेंगे आपसे नायब कप्तान मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी। कोई भी फौरसान नहीं, घुस बैठियो नीचे उतरो मसनद से, नीचे उतरो कुर्सी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जनाब इमरान खान साहब, मैं फकत आपका और पीपी 217 के गयूर आवाम का अपनी दिल की अतः गहराइयों से शुक्रिया कहने के लिए खड़ा हुआ हूं और ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि आज से 26 साल पहले आपने जिस जमात की बुनियाद रखी थी कि पाकिस्तान की आवाम के सामने एक मुतबादिल प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए, पाकिस्तान के लोग नून लीग और पीपल्स पार्टी की लूट और डाकों से तंग थे। कहते थे उनको बारियां मिलती हैं, हम करें तो क्या करें। इमरान खान साहब, आपने पाकिस्तानी कौम को तहरीक-ए-इंसाफ की शक्ल में एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया, आपका शुक्रिया। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि करप्शन का मुकाबला करने के लिए आप मैदान में उतरे थे। पीपी 217 के लोगों, इमरान खान क्या तन्हा करप्शन का मुकाबला करेगा या तुम उसका साथ दोगे? इमरान खान अकेला मुल्क की माफिया से लड़ेगा या तुम उसका साथ दोगे? इमरान खान मुल्क के तशख्खुस को उभारता है। अगर ट्रंप से मिलता है तो शलवार कमीज और चप्पल पहनकर, अगर प्यूटिन के पास जाता है तो अपना लिबास पहनकर जाता है, अपनी जबान बोलता है। पाकिस्तान को तशख्खुस देने वाला इमरान खान आज पिंडाल में मौजूद है। खान साहब, आज मुल्क में जमातें सुगड़ गई हैं, इलाकाई हो गई हैं। शुक्रिया आपका कि आपने कौम को एक वफाकी सोच की जमात मुहैया की। आज मुल्क में वाहिद जमात जो वफाकियत और वफाकी सोच की जमात है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान की 65% आबादी नौजवानों की है और इस जमात को जिल्ला बख्शी है नौजवानों ने। नौजवानों, पीपी 217 के नौजवानों, आज इमरान खान
तुमसे ये सवाल करने आए हैं कि मेरे नजरिए का दिफा करोगे, पोलिंग स्टेशनों पे पहुंचोगे, बल्ले में मोहर लगाओगे, दिफा करोगे, मैदान में उतरोगे, तो इंशाअल्लाह लिख लीजिए, अगर पाकिस्तान का नौजवान इमरान का नजरिया और झंडा लेकर 17 तारीख को निकल आता है, तो मैं अल्लाह पर भरोसा करते हुए कहता हूं, नजर 217 में पंजाब के किसी हल्के में तहरीके इंसाफ को कोई माई का लाल शिकस्त नहीं दे सकता। मेरे दोस्तों और खान साहब, आपका बयानिया आज अल्लाह के फजलो करम से गली गली, गांव गांव, करिया करिया, कूचा कूचा पहुंच चुका है। बताओ पीपी 217 वालों, इमरान का बयानिया तुम तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? पहुंचा है। इमरान ने तुम्हें कहा, मैं तुम्हें चाहता हूं कि सर उठा के जियो, 75 साल तुम रेंगते रहे, मैं चाहता हूं कि तुम शाहीन की तरह परवाज करो। वो तुम्हें पर देना चाहता है, वो तुम्हें वो अज़्म देना चाहता है, वो तुम्हें वो हौसला देना चाहता है जिस हौसले की बुनियाद पर इंशाअल्लाह एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी जाएगी। मैं पीपी 217 वालों, आपको मुबारक देता हूं कि आपने एतमाद किया उस शख्सियत पर जो दुनिया में जहां भी जाता है नामूसे रिसालत का मुहाफिज बनकर जाता है। आपने उसका इंतखाब किया बतौर अपने वजीर आजम के, जिसने जंग में डूबे हुए अफगानिस्तान को अमन की लोरी दी है। आपने उसका इंतखाब किया जब पाकिस्तान पर पुलवामा की आड़ में नरेंद्र मोदी ने हमला किया तो इमरान खान ने हुक्म दिया एयरफोर्स को, उनके 2 लड़ाका तैयार गिराकर अभिनंदन को चाय पिलाकर वाघा के जरिए हिंदुस्तान भेजा। यह है इमरान खान। तो घुटने नहीं देख रहा, सर उठाकर कौम को जीने का तरस दे रहा है। मेरे दोस्तों, आज मुल्क की मईशत का जो हाल है, मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, सिर्फ ये पूछता हूं कि क्या महंगाई जब से ये हुकूमत आई है कम हुई है या बढ़ गई है? नहीं, पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं। पीपी 217 वाला बताओ, महंगाई कम हो गई है या बढ़ गई है? सारे तजर्बाकार एक छतरी तले जमा हो गए और तजर्बे की कलाई खुल गई। मेरे साथियों, कल एक सवाल मैं नून लीग से करना चाहता हूं कि नून लीग वालों, तुम्हें पूरे पंजाब में अपनी सफों में कोई उम्मीदवार दिखाई नहीं दिया कि तुम्हें 20 के 20 लोटे अपनाने पड़े। तो कल 17 तारीख को आपने पोलिंग स्टेशनों पे जाना है और क्या करना है? बल्ले पे मोहर, बल्ले पे मोहर। इंशाअल्लाह खान साहब, ये आपके सिपाही, ये आपकी बहनें, बेटियां, बुजुर्ग, नौजवान आपके साथ खड़े हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तमाम यूथ का, तमाम खवातीन का जो घर घर, डोर टू डोर जिन्होंने कैंपेन की। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मुल्तान के तमाम पार्लियामेंटेरियंस का जिन्होंने हमारा हाथ थामा और हमारा मुकम्मल साथ दिया।
मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, नजरियाती कारकुनों का, जमात का, जिन्होंने बिला मशरूत आपके हुक्म पर आपके नामजद उम्मीदवार का साथ दिया। अब 2 नारे और फिर खान साहब तशरीफ लाएंगे। पता चले कि मुल्तान जिंदा दिलान का शहर है। पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ। और कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बगैर किसी इंतजार के वो शख्सियत जिन्होंने इंशाअल्लाह अब से कुछ ही हफ्तों के बाद एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठाना है, जनाब इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुल्तान ये दूसरी दफा ये 2 महीने में मैं आज इधर आया हूं आपके पास, और मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं जिस तादाद में आप यहां आए, मुझे इज्जत दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुल्तान, मैं 2 वजह से आया हूं। सबसे पहले आपने मेरी बात बड़ी गौर से सुननी है, और मैं ये अपने नौजवानों को खास तौर पे इस पैगाम को लेकर सारे पाकिस्तान में निकला हूं। पिछले 3 महीने से मैं सारी कौम को इन 2 पैगाम, इनकी समझ, इनकी अहमियत, आपके मुस्तकबिल के लिए मैं अपनी सारी कौम को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले मुल्तान याद रखें, सिर्फ वो इंसान या कौम परवाज सिर्फ वो ऊपर कर सकता है जो आजाद हो। कभी गुलाम ना कभी ऊपर जा सकता, परवाज कर सकता, बड़े काम कर सकता है, ना कौम कर सकती है। इसलिए जब पाकिस्तान बनना था तो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने फैसला किया, इल्लामा इकबाल ने जो उनको ख्वाब दिखाई कि मुसलमान एक अजीम कौम बन सकते हैं अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चल के मदीना की रियासत के असूलों के ऊपर पाकिस्तान को कायम करें। और उस वक्त का नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और दूसरा कि मेरा तेरा रिश्ता क्या। और ये भी 2 चीजें समझ लें। मेरा रिश्ता बलूचिस्तान के लोगों से, सिंध, पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, मुख्तलिफ ज़बानें हैं, सखावत मुख्तलिफ है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह हम सबको इकट्ठा रखता है। एक नजरिया, एक किबला। इसलिए एक पाकिस्तान बना था कि हम एक आजाद मुल्क में एक अजीम कौम बनेंगे,
मदीना की रियासत के असूलों पे, और हम ना अंग्रेजों की गुलामी कबूल करते थे और ना कायदे आजम ने कहा कि जब अंग्रेज जाएगा तो ना हिंदुओं की गुलामी कबूल करते। हम आजाद कौम रहना चाहते थे। और हुआ क्या मेरे पाकिस्तानियों, हुआ क्या? हम उनकी गुलामी से निकल के आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकनों की गुलामी में चले गए। और ये जो हमारी हुकूमत गिराई गई, ये अमेरिकी साजिश और मुकामी मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलके पाकिस्तान की हुकूमत गिरा के 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत गिरा के ये चोरों के ऊपर मुसल्लत किया। तो मेरी कौम, मेरे नौजवान, मेरी बहनें और इतनी तादाद में आई हैं, मैं आपको सलाम करता हूं आज, माशाअल्लाह। देखिए, हमें क्यों उन्होंने हुकूमत गिराई? वो पाकिस्तान की क्यादत में ऐसे लोग चाहते थे जो उनकी गुलामी करें। हमारा जो लीडर था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद इंसान था। दुनिया इज्जत करती थी कायदे आजम की खुददारी पे, और वो छोड़ के आज जो हमारे ऊपर लोगों को मुसल्लत किया है, ये जो शहबाज शरीफ इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर या क्राइम मिनिस्टर, मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले जरा देखें कि मुल्क का वो कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे, उस पे सारी कौम इकट्ठी हुई थी आज से 75 साल पहले, उसका प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है? जरा ये वीडियो देखें। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। अच्छा, अब एक मिनट, अब ये जरा सुने कि 75 साल से आप हमारी मदद करते रहे हैं, हम भीख मांगते रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, और पहले तो फैसला करो कि क्या इसलिए ये मुल्क आजाद हुआ था? इसलिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी कि आज हम इन चोरों के क़यादत के नीचे दुनिया में जलील हो? इसलिए नहीं बना था। हम कभी ना भूलना हम किसकी उम्मत हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का सबसे अजीम लीडर, हम उसकी उम्मत हैं। और ये लोग जो ऊपर बैठाए हैं हमारे, जरा वो मिनिस्टर का बताएं, जरा वो क्या कह रहा है ख्वाजा आसिफ, ये भी जरा देखें, पहले समझें कि हुआ क्या। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। यानी कि हम जिंदा ही सिर्फ अमेरिका की वजह से हैं। बताएं जरा मुल्तान के लोगों, क्या हम अमेरिका की वजह से जिंदा हैं या ऊपर मेरा रब है? सो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसलिए इनको लेके आए हैं। ये हमें इस मुल्क के ऊपर जो बिठाया हुआ है, ये उनके नौकर हैं, उनकी गुलाम हैं। ये नवाज शरीफ और ये जरदारी के दौर में 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान पे,
अमेरिका की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान, 80,000 अपने लोग मरवा रहा है उनकी जंग में, और 400 ड्रोन अटैक, यानी एक जिसकी जंग लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान पे 400 अटैक करता है, जिसमें औरतें बच्चे बेकसूर लोग मारे जाते हैं। और एक लफ्ज इन दोनों ना जरदारी के मुंह से निकलता है ना नवाज शरीफ के मुंह से निकलता है। और अगर आपने देखना है कि इस 22 करोड़ अवाम का प्राइम मिनिस्टर अमेरिकी सदर के सामने कैसे बैठा हुआ है, तो जरा देखें, मुजाहरा फरमाएं जी। I thank you once again and look forward to welcoming you and Mr. Obama, Mrs. Obama in Pakistan. And Keema and Dal is waiting. अच्छा ये जरा, अच्छा अब ये देखें कि हमारा वजीर आजम अमेरिका के एयरपोर्ट पे उससे क्या हो रहा है, ये जरा देखें। नहीं ओहो, अरे बस मैं ये सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूं पाकिस्तानियों कि मैं आया क्यों मैं आपको जगा रहा हूं कि ये बैठा था पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ और पर्ची से पढ़ के कह रहा था कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि कोई गलती ना हो जाए, कहीं वो मेरे पर नाराज ना हो जाए। सो इसलिए अच्छा, शहबाज शरीफ जब से आया है यहां ऐसे लोग बैठे थे जो समझते थे शहबाज शरीफ से ज्यादा अफलातून कोई आया ही नहीं दुनिया में। नादान लोग इश्तिहार देख के 50 अरब रुपए के शहबाज शरीफ ने आपके पैसे से इश्तिहार चलाए और उसके बाद वो नादान भी समझने लग गया कि बहुत बड़ा अक्लमंद आदमी था। वो और बात है कि 3 महीने में अल्लाह अल हक है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, सारी कौम को असलियत पता चल गई। जरा आप ये देखें, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मलिका बरतानिया की सालगिरह है और वो जाता है बरतानिया की एम्बेसी में बरतानिया को सालगिरह करने के लिए, बताने के लिए। और ये जरा तमाशा देखें, केक किसको खिला रहा है? बरतानिया के जो यहां सफीर है उसके मुंह पे केक डाल रहा है। ये फिर से दिखाना उनको। कहना का ये है मेरे पाकिस्तानियों, आपको मैं कह ये रहा हूं कि हम जब तक अपने पैर पे खड़ा होकर खुददार कौम नहीं बनेंगे, जब तक इसमें हमारे में खुददारी नहीं आएगी, हम ऊपर नहीं जा सकते। हम भिखारियों की तरह कभी किसी से पैसे मांगे, कभी किसी से। कौमें वो बढ़ती हैं जो इकट्ठे मिलके कौम कुर्बानी देती है, मिलके कौम हर मुश्किल का सामना करती है। जब 2010 में फ्लड आए और या मुल्तान के पास मैं खुद आया या मुजफ्फरगढ़ डूबा हुआ था, जिधर भी दुनिया में पाकिस्तानी थे सबने मिलके पैसा चलाया, सबने पैसा इकट्ठा किया। किसी इमदाद के बगैर हमारी कौम इतने बड़े सानिया से निकल गई, क्योंकि कौम थी, कौम इकट्ठी हुई। हम 22 करोड़ पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कौम बनना पड़ेगा। इस तरह के हमारे ऊपर चोरों को जो बिठा दिया है, इससे कौम आगे नहीं बढ़ने लगी। इस तरह कौम जब ऊपर चोर बैठ जाएं, कोई कौम से उम्मीद ना रखो कि वो ऊपर जा सकती है, क्योंकि आज तक दुनिया की तारीख में जब तक कौम ऊपर गई है, कौम मिलके कानून की बालादस्ती कायम करके इंसाफ दे के
फलाई रियासत बना के अवाम का ध्यान रख के तब कौम ऊपर जाती है। अब मैं आपको जरा एक रेडियो आकाशवाणी, जो पाकिस्तानी रेडियो आकाशवाणी है, झूठों की शहजादी, जरा अब मैं आपको एक स्किट दिखाना चाहता हूं। इंडियन रेडियो ये जो आपको फैसल ने बताया था 1965 की जंग में इंडिया का एक ऑल इंडिया रेडियो होता था आकाशवाणी, वो सारा वक्त खबरें दे रहा हो रहा था कि वो लाहौर भी फतह हो गया और पाकिस्तानी फौज हार गई, यानी हर झूठ की खबरें वहां से आती थी। अब हमारी मरियम बीबी हमारी आकाशवाणी बन चुकी है। तो मैं आप जरा पहले बैकग्राउंड दूं। इन्होंने इस मुल्क का पैसा चोरी करके शरीफ खानदान ने, नवाज शरीफ ने, लंदन के सबसे महंगे इलाके में मेफेयर, मैं लंदन जानता हूं, लंदन सारा यूरोप में सबसे महंगा शहर है, उसके महंगे इलाके में इन्होंने 4 बड़े महल्लात खरीदे। तो मैंने उसकी निशानदेही की। मैंने जब कहा कि देखें ये आपके पास किधर से पैसा आया ये 4 महल खरीदने के, तो जब मैंने ये पूछा तो सबसे पहले शहबाज शरीफ के, अच्छा ये सुने, ये 2012 की है, सुनाएं। आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं, उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में 1.5 लाख रुपए है। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मेफेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? बात ये है कि जिन अरबों रुपए, अच्छा अब ये आए हैं जनाब शहबाज शरीफ के बेटे जो अभी मफरूर हैं, सलमान शहबाज, ये क्या कहता है ये जरा सुने। 2012 बात ये है कि जिन अरबों रुपए की मेफेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। सुन लिया, कहते किधर हैं? अच्छा अब रेडियो आकाशवाणी पाकिस्तान, जरा अब इनको सुने। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। सना ये पहले इसको कोर्ट में तो लेके जाए, जिस तरह का पेपर ये आपके सामने। अच्छा अब कि ये किधर से निकाल के ले आए मेरी भाइयों की और वालदा की प्रॉपर्टीज? अब इनको नहीं पता था मरियम को कि 2 साल के बाद एक इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी इंकशाफ होगा जिसको कहते थे पैनामा पेपर्स। दुनिया में जो छुपाए हुए थे, दुनिया के मुल्क में बड़े बड़े वजीरों ने, वजीर आजम ने प्रॉपर्टीज छुपाई हुई थी, वो इंकशाफ हो गया, उसको पैनामा पेपर्स कहते थे। जब वो इंकशाफ हुआ तो इनके भाई हुसैन नवाज से जब पूछा गया कि जनाब ये वाकई आपकी प्रॉपर्टीज हैं, मरियम बीबी तो कहती है हमारी कोई लंदन छोड़ो पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब सुने वो क्या कहता है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूं उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, ठीक है जी, सुन लिया, नहीं बताए, सुना आपने कि मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं। और अल्लाह ने जब अल्लाह हक का सच सामने ले आया तो कहता कि वो 4 महलात अरबों रुपए के मेफेयर सबसे महंगे इलाके में वो मेरी बहन मरियम नवाज शरीफ ओन करती हैं। अब झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्यों झूठ बोलना, बताए ना जरा, मुल्तान बताओ। क्योंकि चोरी का पैसा था, आपका पैसा
पैसा था। और ये जो मैं आपके सामने दूसरी, एक खुददार कौम और दूसरा, कभी भी जिस कौम के प्राइम मिनिस्टर, उसके वजीर उस मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, करप्शन करते हैं, वो मुल्क ऊपर नहीं जाता। करप्शन और चोरी में क्या फर्क है बताएं ना मुल्तान के बाशऊर लोगों, चोरी और करप्शन में क्या फर्क है? चोरी मसलन कोई जेब कुतरा आ गया, मेरी चीज चोरी कर ली, किसी ने भैंस उठा ली, गाड़ी उठा ली, ये चोरी है। करप्शन होती है जब अवाम का पैसा चोरी होता है। करप्शन का मतलब कि मैंने मोटरवे बनवाना है 50 अरब का, मैं उसकी कीमत बढ़ा देता हूं 70 अरब की, 20 अरब जेब में डाल लेता हूं, इसको करप्शन कहते हैं। कीमत आप अदा करते हैं, पैसा आपका होता है, आपका टैक्स का पैसा जो इकट्ठा करते हैं उसमें से चोरी होती है। यानी इज्तिमाई अवाम का पैसा चोरी जब होता है और हुकूमत में आके वजीर और वजीर आजम और सरकारी नौकर करते हैं, तो वो अवाम का पैसा चोरी होता है। वो पैसा आपके स्कूलों पे, अस्पतालों पे, आपको रोजगार देने पे, वो पैसा उस पर लगना चाहिए, वो इनकी जेबों में चला जाता है। और दूसरा नुकसान क्या होता है कि जब बड़ी चोरी होती है अरबों रुपए की, तो वो पैसा बिस्तर के नीचे नहीं रखा जा सकता, वो अगर मुल्क में रखोगे नजर आ जाएगा। लिहाजा वो पैसा मुल्क से बाहर भेजते हैं, दुगना नुकसान करते हैं। जब चोरी करके आप पैसा बाहर भेजते हैं, आपको डॉलर लेने पड़ते हैं, और जब डॉलर आप लेते हैं, डॉलर की कमी होती है, डॉलर की कीमत ऊपर जाती है, रुपया गिरता है, महंगाई आती है, क्योंकि सारी चीजें जो बाहर से आप खरीदते हैं महंगी हो जाती है। एक चोरी का नुकसान, दूसरा जब आप मुल्क से बाहर पैसा भेजते हैं। तो मुल्तान, ये जो हमारी जहाद है, ये 26 साल से इन चोरों के खिलाफ मैं जहाद लड़ रहा हूं, 26 साल से। और मेरा सिर्फ मकसद एक है कि जब तक हम इन बड़े बड़े डाकुओं को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल कोई नहीं। हम इसी तरह भिखारियों की तरह भीख मांगते फिरेंगे। श्रीलंका में क्या हुआ है? हमारे 2 खानदान 32 साल से हुकूमत कर रहे हैं और चोरी कर रहे हैं। श्रीलंका में एक खानदान 20 साल से मुल्क में मुलव्वस था। क्या हुआ श्रीलंका में? वो खानदान अरबोपति बन गया, उनके असासे मुल्क से बाहर इनकी तरह मुल्क का दिवालिया निकल गया। जान बचा के मुल्क से भागे हैं, वो जान बचा के भागे हैं। तो पाकिस्तानियों, ये ही यहां हो रहा है। मुल्क को मुश्किल में डाल दिया। IMF के 22 दफा IMF के पास हम गए, और ये तो जमातें 32 साल से इक़्तिदार में थी। तो जो मुल्क मकरूज होता गया, ये अमीर होते गए। कर्जा आपने देना है। आज जो IMF हुक्म करती है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, गैस, बिजली, डीजल, सारी जो आज हुक्म मिलता है मानना पड़ता है आपको, क्योंकि वो कर्जे दे रहे हैं। सुल्तान, सुने जरा, गौर से सुने। हम जब तक अपने मुल्क में और कौम करप्शन के खिलाफ लड़ती है, याद रखें, इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता। 26 साल से मैं लड़ रहा हूं, लेकिन जब तक कौम साथ नहीं मिलती, आप ये जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि ये ताकतवर लोग हैं, पैसा है इनके पास। हमने इतनी कोशिश की 3.5 साल में कि ये जरदारी और ये शरीफों के जो पुराने बने हुए केस थे, इनको सजा हो, लेकिन ताकतवर थे, यहां लोग थे जो उनको सजा होने नहीं देते थे। हमारा इंसाफ का निजाम ऐसा था
कि वो खींचते गए। महंगे महंगे वकील थे, हुकूमत सरकारी वकील मुकाबला नहीं कर सकते, फिर पैसा चला देते थे। हम 3.5 साल में इन ताकतवर डाकुओं को नहीं सजा दिलवा सके और आज फिर वो ऊपर आ गए। लेकिन ये जो हमारा इलेक्शन आ रहा है इतवार को, ये एक मुल्क के लिए एक फैसला कुन वक्त है। हम सब ने मिलकर इनको शिकस्त देनी है। जब तक कौम नहीं खड़ी होगी आप इनसे आजाद नहीं होंगे। और मैं आखिर में जो दूसरी बात करना चाहता हूं, ये जो सारे 60% कैंप जो हमारी कैबिनेट है वो जमानत पे है। ये जो सारे मिलके इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमे किए, FIR किए, केसेस करो, ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें गद्दार साबित किया जाए। और सबसे बुरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह तहरीक इंसाफ की फौज से हमारी और फौज की लड़ाई हो। कान खोल के सुन लो, हमारी कभी फौज से लड़ाई नहीं होगी कि ये हमारी फौज है। ये वो लोग हैं जो हमारे मुहाफिज हैं, हमारी इनसे लड़ाई नहीं होगी, हमारी लड़ाई आपसे होगी। और जब तक हम जिंदा हैं हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इनकी पूरी कोशिश है, इनकी पूरी कोशिश है, जब ये इक्तदार में नहीं थे कि हमारी फौज को बुरा भला कहा जाए, जब ये पावर में नहीं थे तो जरा सुने कि ये किस तरह की बातें करते थे हमारी फौज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। जरा ये सुने। चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते। और हम चाहते हैं कि अगली हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की आवाम करे। तहरीक अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं होती। यहाँ पर अदम एतमाद का जो निज़ाम है इस्टेब्लिश बगैर मुमकिन नहीं है। कोई डील करके इक़्तिदार नहीं चाहते। पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद उस सूरत में अमूमन कामयाब होती है जब इस्टेब्लिशमेंट आपकी पुष्ट पे हो। इस्टेब्लिशमेंट करती है, वो डील का नतीजा हो। जब भी अदम एतमाद से होते हैं तो यकीनन डील करती है। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी एक तीसरी कुव्वत के तौर पे या चौथी कुव्वत के तौर पे पार्लियामेंट में यानी बकलम खुद जो है मौजूद है। तो इसका मतलब कि जब ये इक़्तिदार में नहीं होते, ये बुरा भला कहते हैं कि सारी बुराई इस्टेब्लिशमेंट की वजह से, और जब हुकूमत में आते हैं तो सारा वक्त कोशिश ये होती है कि दूसरों को केसेस करो, सहाफियों को अटैक करो, किसी ना किसी तरह हम सबको गंदा करो और हमें गद्दार कहो। गद्दार वो हैं जो इस मुल्क का पैसा चोरी करके मुल्क के बाहर ऑफशोर अकाउंट्स, महलात खरीदते हैं। गद्दार वो नहीं है जो सारी कमाई बाहर करें, सब कुछ बेच के अपने मुल्क में रहें और जीना मन रहा जिनका पाकिस्तान में हो। वो गद्दार नहीं है, वो गद्दार नहीं है जो इस मुल्क की आजादी के लिए और करप्शन के खिलाफ जंग लड़ते हैं। वो गद्दार नहीं है। जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम रहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखें। मुल्तान आखिर में सुने, हमारी जमात तहरीक इंसाफ वो जमात है जो सारे सूबों के अंदर है, वो जमात जो इस मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। इनकी जो जमातें रह गई हैं वो सुकड़ गई हैं, छोटी छोटी जमातें हैं। ये एक मुल्क की वफाकी जमात है।
और इस वक्त जो हमारे दुश्मन मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, वो चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ कमजोर हो। हिंदुस्तान में खुशियां बनी जब शहबाज शरीफ आया, इसराइल ने खुशी बनाई। मगरबी मीडिया जो मुझे जानता है, वहां भी उन्होंने इस्तकबाल किया इस चोर का। लेकिन जिधर जिधर मुसलमान मुल्क थे, उनकी मीडिया पढ़े, सबको अफसोस हुआ कि एक 22 करोड़ की मुंतखब की हुई हुकूमत, जिसका वजीर आजम दुनिया में जाके इस्लामोफोबिया की बात करता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो बेहुरमती उनकी करते थे, उनकी शान में गुस्ताखी करते थे, उसकी आवाज उठाता था, यूएन में उठाता था, ओआईसी में उठाता था। मुसलमान दुनिया में लोगों ने अफसोस बनाया, दुश्मन खुश हुए। तो पाकिस्तानी फौज दूसरी चीज है जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है, लेकिन अकेली वो इकट्ठा नहीं रख सकती जब तक कि एक फेडरल, एक पार्टी जो सारे सूबों में मुल्क को यूनाइट करे। तो ये साजिश है कि हमें उनके खिलाफ करें और कोशिश करें कि हमारी जमात टूटे। नुकसान पाकिस्तान का है, फायदा इन चोरों का है। इन चोरों को, जिनके पैसे बाहर पड़े और प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं, इनको क्या फर्क पड़ेगा कि पाकिस्तान को अगर नुकसान पहुंचता है? ये जब मुश्किल पड़ती है बाहर भाग जाते हैं। हमारा जीना मरना इस मुल्क में है और अब मैं आखिरी दम तक अपने मुल्क के लिए लड़ूंगा। मैं इन सब का मुकाबला करूंगा और आप सब ने मेरे साथ मिलकर इनका मुकाबला करना है। हमने, और मैं ये भी कह दूं कि जिन जिन लोगों ने मुल्क के मिलके गद्दारी की थी, मुल्क से अमरीकी साजिश का हिस्सा बने थे, मीर जाफर और मीर सादिक का रोल प्ले किया था, पाकिस्तान की तारीख कभी इनको माफ नहीं करेगी, ना भूलेगी, ना इन गद्दारों को माफ करेगी जो इस साजिश में शामिल थे। और मैं फिर सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि सदर आरिफ अलवी ने आपको लेटर लिखा है मुरासले के ऊपर, जो कि पाकिस्तान एम्बेसडर और जो अमेरिकी डोनाल्ड लू के बीच में बातचीत थी, सुप्रीम कोर्ट को भेजी है, चीफ जस्टिस को। इन्वेस्टिगेट करें, इसको पता चलवाएं कि क्या रोल था, कितनी बड़ी साजिश, कौन कौन मिला हुआ था। अमेरिकन एम्बेसी का क्या काम था कि पाकिस्तानी सियासतदान, हमारे पार्टी के सियासतदानों को अमेरिकन एम्बेसी में बुला के अदम एतमाद का पूछे? उनका क्या काम था? कौन से दुनिया में एम्बेसी ये काम करती है? पूछे सुप्रीम कोर्ट उनसे। और ये भी पूछे कि डोनाल्ड लू ने जब हमारे एम्बेसडर को कहा था कि अगर तुम इमरान खान को नहीं निकालोगे तो पाकिस्तान को बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सवाल यह है कि वजीर आजम मुल्क का मैं था, फॉरेन ऑफिस मेरे नीचे, एम्बेसडर मेरे नीचे, किसको उसने पैगाम दिया था? किसको पैगाम दिया था कि इमरान खान को निकालो? फॉरेन ऑफिस ने निकालना था, किसने निकालना था? इसलिए चीफ जस्टिस साहब इसकी पूरी तरह तहकीकात करें, इन्वेस्टिगेट करें। 22 करोड़ लोगों का पाकिस्तान, माशाल्लाह एक फौज जो सारी मुसलमान दुनिया में ताकतवर फौज, एटमी हथियार, एक वो मुल्क जो कि स्ट्रेटेजिकली उधर खड़ा है कि जब भी हमने अपने मुल्क को ठीक किया ये उठ जाएगा। तो कौन थे वो लोग जिन्होंने साजिश करके एक मुल्क जो तरक्की कर रहा था 17 साल में, पिछले 2 साल में 17 साल के बाद सबसे ज्यादा तरक्की पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमारे 2 सालों में हुई थी।
एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड, 4 फसलें रिकॉर्ड, हमारी एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल की रिकॉर्ड, इंडस्ट्री कितने सालों के बाद तेजी से सनत आगे बढ़ रही थी। हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स 75% 2 सालों में बढ़ी थी। तो क्या कौन थे वो गद्दार जिन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिरा के ये चोरों के ऊपर मुसल्लत किया? इसलिए आप सब ने तैयारी करनी है। 17 तारीख को इन लोटों को शिकस्त देनी है और आपने सबने जिम्मेदारी लेनी है। खास तौर पे मैं अपनी बहनों को कह रहा हूं कि औरतों के पोलिंग स्टेशन के ऊपर सबसे ज्यादा धांधली होती है। ये सिर्फ धांधली से हमें हरा सकते हैं, सिर्फ धांधली से। कौम सारी फैसला कर बैठी है, कौम खड़ी है इनके खिलाफ चोरों के। आपने सबने अपना इसको इलेक्शन नहीं समझना, ये जहाद है, हकीकी आजादी की जहाद है और आप सबने पूरा जोर लगाना है और इनको शिकस्त देनी है। और इंशाअल्लाह जो अगली दफा मैं मुल्तान में आऊंगा, सूफियों के शहर में, बुजुर्गान दीन के शहर में, तो इंशाअल्लाह हम सब मिलके अल्लाह का शुक्र भी अदा करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, जश्न बनाएंगे और ये इन चोरों को, अमरीकों के गुलामों को, वैसे आपने देखा था किस तरह की बेशर्मी से गुलामी की। हम तो बेकारी हैं जी, हम तो भीख मांगने आए हैं, खुददार हैं हम कौम। ये कौम ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकने वाली कौम, गैरतमंद कौम है, खुददार कौम है। और इंशाअल्लाह इन चोरों को और ये जिन्होंने साजिश की है सबको इंशाअल्लाह हम शिकस्त देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इंतजामिया से गुजारिश है कि खवातीन को तहम्मुल के साथ गुजरने दिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टाइगर्स हैं खवातीन का एहतराम करें, इनको जाने दिया जाए, बड़े प्यार मोहब्बत से एहतराम करें। इंतजामिया थोड़ी सी एक्टिव हो जाएं, टाइगर फोर्स के लड़के एक्टिव हो जाएं, खवातीन को बड़े प्यार से आप रास्ता दें और निकलने दें। और मुल्तान की गयूर अवाम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने साबित कर दिया कि आप वाकई हकीकी मायनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स हैं और आपने इमरान खान के बयानियों को इंडोर्स कर दिया है। यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आके आपने साबित कर दिया है 2017 इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत की दिन होगा। नासिर डोगर साहब जरा अपनी टीम को एक्टिव कर दें। नासिर डोगर साहब, मैं यूथ की